तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो टॉपिक है उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर से देखेंगे, और उसके अलावा आगे की जो चीजें हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, इवोल्यूशन बेसिकली है क्या? इवोल्यूशन का मतलब होता है एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जानते हैं हम लोग कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो सिंपल प्रोकैरियोट से लेके और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल तक, या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हम कहते हैं, सेल ही नहीं कहेंगे, अब तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व हो चुके हैं। तो ये जो पूरा चेंज आया इस पूरे प्रोसेस में, दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। और इस चेंज को ऑर्डरली रहना चाहिए। ऑर्डरली का मतलब कि एक के बाद एक जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो एक्यूमुलेट होती चली गई। भाई, प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम सिंपली बनाते हैं तो उसमें हम एक न्यूक्लियस तो होता नहीं है, इसका क्रोमैटिन का मटेरियल होता है, और इसमें कुछ राइबोसोम्स हम बना देते हैं जो कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अलावा बाकी सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें हमको न्यूक्लियस के साथ साथ तमाम डिफरेंट जो है सेल ऑर्गेनेल्स, इसके साथ ईआर जो है वो अटैच रहता है, फिर गोल्जी बॉडी। कुल मिला के हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे, जो है वो जैसे जैसे हम किंगडम्स में आगे बढ़ेंगे, जैसे प्रोकैरियोट्स के किंगडम यानी मोनेरा की बात करें, फिर प्रोटिस्टा यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करें, फिर फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया। तो जैसे जैसे हम किंगडम्स ऑफ लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीक्वेंशियल चेंज हमको देखने के लिए मिलता है इस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यही सीक्वेंशियल या ऑर्डरली चेंज जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन को दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। लाइफ जब ओरिजिनेट हो गई उसके बाद उस लाइफ फॉर्म्स में या ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या चेंजेस आए, ये सारी चीजें जो है हम इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, कि एक्चुअली में ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो कैसे हुआ। तो कुछ बातें इसके बारे में पहले ही कर चुके हैं, लेकिन लेट्स रिवाइज दोस थिंग्स। देखो, पूरा यूनिवर्स जो है वो कैसे बना, ये हम बिग बैंग थ्योरी से पता कर सकते हैं, या बिग बैंग थ्योरी इसको कुछ हद तक एक्सप्लेन करने में सफल है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो बाय अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। मतलब एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो तैयार हुआ। अब ये चीजें थोड़ा सा फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग अगर रहेगी तो ज्यादा क्लियर होंगी, लेकिन आपके लेवल पे आपको बस ये समझना है कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, बाय अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। एक पॉइंट मास हुआ करता था, दिस इज पॉइंट मास, और इसी पॉइंट मास में एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना। इट इज रियली हार्ड टू इमेजिन, लेकिन जो थ्योरी है उसके हिसाब से तो यही है पॉइंट। तो चलिए, मान लीजिए यूनिवर्स तैयार हो गया 20 बिलियन ईयर्स अगो, यूनिवर्स जो है वो तैयार हो गया। फिर क्या हुआ? तो फिर इस यूनिवर्स में लाइफ ओरिजिनेट हुई। अच्छा, लाइफ ओरिजिनेट होने से पहले लाइफ का जो बेसिस है, जहां पे लाइफ ओरिजिनेट हुई उसको ओरिजिनेट होना पड़ेगा, यानी कि अर्थ का फॉर्मेशन होगा। तो अर्थ कब बनी? अर्थ वॉज फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको
लिखने में आसानी होगी और इन्हीं पॉइंट्स के हेल्प से जो है वो अच्छे नंबर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पूरा यूनिवर्स कब बना या जो बिग बैंग एक्सप्लोजन कब हुआ, वो 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। ये था जब यूनिवर्स बना, तो यूनिवर्स फॉर्म्ड। लेकिन अर्थ कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। जब अर्थ बनी तो उस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। एटमॉस्फेयर का मतलब कि जो हम देखते हैं, जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ इनर्ट गैसेस भी हैं जैसे हीलियम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था, तो गैसेस का तो कोई होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसके बाद चेंजेस आए, तो जिससे वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सारे जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, ये कहां से रिलीज हुए, फ्रॉम द मॉल्टेन मास कवर्ड कवरिंग द सरफेस। यानी कि सरफेस के ऊपर जो मॉल्टेन मास था, क्योंकि बहुत गर्म थी पृथ्वी उस समय, तो पिघला हुआ जो भी मटेरियल था, उस मटेरियल से ये केमिकल्स जो है वो रिलीज हुए। वाटर वेपर हो गया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अच्छा, ये रिलीज हुए तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है कहां से आ रही थी, सन से आ ही रही थी। जाहिर सी बात है, सन का फॉर्मेशन जो है वो पहले हुआ हमारी अर्थ से, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो सन से आ रही थी। तो इसने क्या किया, वाटर हम जानते हैं H2O, माइक्रोफोन बंद कर लो अपना सब लोग। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जब है, इस पे जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो पड़ी, कहां से, सन से। तो इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसने क्या किया, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। अब ये जो हाइड्रोजन था बेसिकली, इसका क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत लाइट गैस होती है, वेरी लाइट गैस, इसलिए इस हाइड्रोजन ने पृथ्वी की सरफेस को छोड़ दिया और ये बाहर निकल गई। मतलब क्या हो गया, इट एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड वेंट इनटू स्पेस। क्योंकि हाइड्रोजन बहुत लाइट होती है, गैस बहुत लाइट गैस होती है, इसलिए अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हाइड्रोजन को होल्ड नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है एस्केप हो गया अर्थ से और वो स्पेस में चला गया, निकल गया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन फॉर्म हुआ था वाटर की स्प्लिटिंग से, उसका क्या हुआ, तो दिस ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन। और जब अमोनिया और मीथेन से ये कंबाइंड किया, तो इसने फिर से वाटर बनाया और यहां से कार्बन लेके इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इस तरह से शुरुआत से ही एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन जो है वो शुरू हो गया, यानी नई नई चीजें जो है वो बनना शुरू हो गई। फिर नेक्स्ट फेज में क्या हो गया, ओजोन लेयर बनी। तो ओजोन लेयर बेसिकली, ओजोन का मतलब क्या होता है, O3। अब ये ओजोन की लेयर एक्चुअली में फॉर्म कैसे होती है, तो देखो, जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे यूवी लाइट जो है वो पड़ती है, और यूवी लाइट जो है वो सन से आ ही रही थी, तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ये फ्री रेडिकल्स में ब्रेक हो जाता है। फ्री रेडिकल के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए फ्री रेडिकल की बड़ी हाई टेंडेंसी होती है टू बाइंड विथ या टू पेयर दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इकलौता इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। तो ये क्या है, ये है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जो है, इसकी टेंडेंसी होगी कि अपने लोन इलेक्ट्रॉन, इकलौते इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराए।
तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये फ्री रेडिकल अटैच हुआ एंड दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। इस पूरी प्रोसेस के दौरान ये जो अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ रही थी, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया, यानी अल्ट्रा वायलेट रेस जो है वो कंज्यूम हो गई। तो ओजोन लेयर जो है वो फायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि अगर ये यूवी वाली रेस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अर्थ की सरफेस पे आएंगी तो बहुत डैमेजिंग इफेक्ट होता है इसका। इनफैक्ट यूवी रेस को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। इसमें से यूवी ए वाली जो होती है वो लीथल होती है। लीथल का मतलब क्या हो गया? जानलेवा होती है। तो अगर यूवी ए वाली का रेडिएशन का एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म की जान भी जा सकती है। ऑल्दो यूवी बी और यूवी सी में भी एनर्जी होती है ठीक ठाक। इनफैक्ट यूवी बी का एक्सपोजर अगर ज्यादा होता है, मतलब कि इसका अगर हाई एक्सपोजर होगा तो इससे कौन सी बीमारी होती है? इट लीड्स टू स्किन कैंसर। तो जिसको हम लोग मेलानोमा भी कहते हैं। तो अब चूंकि ऑक्सीजन जो है इस यूवी रेस की एनर्जी को ट्रैप करके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा था और ये फ्री रेडिकल से फिर से कंबाइन करके ओजोन में कन्वर्ट हो रहा था, तो इसका मतलब कि यूवी का काफी हद तक जो हार्मफुल इफेक्ट था उससे उसको कम कर दिया गया या प्रिवेंट किया गया अर्थ की सरफेस को। फिर जैसे जैसे पृथ्वी जो है वो ठंडी हुई तो जो वाटर थे, वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि वेपर के फॉर्म में थे, क्योंकि सरफेस बहुत हॉट थी तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, हमेशा वेपर के फॉर्म में बना रहा। तो ये जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई तो वाटर वेपर जो है वो ठंडे हुए और फिर दे फेल एज रेन। जब बारिश होना शुरू हुई तो फिर बारिश हुई तो फिर गर्म सरफेस पे पानी पड़ेगा, जैसे गर्म तावे पे पानी डालिए तो क्या होगा? पानी फिर से भाप बन जाएगा, लेकिन फिर ऊपर जाके फिर ठंडा होगा, फिर गिरेगा। तो इस तरह से लगातार जो है हजारों सालों तक बारिश होती रही और इससे क्या तैयार हो गए? ओशंस, जो महासागर है वो तैयार हो गए। अब जब महासागर तैयार हो गए तो महासागर में इन एलिमेंट्स के आपस में संयोजन का या मिलन का बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार हुआ। याद होगा आपको, हमने टर्म बताया था हॉट डाइल्यूट सूप। ये जो टर्म था इस ओशन के लिए किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जेबीएस हैल्डेन। तो इन्होंने इस ओशन को ही हॉट डाइल्यूट सूप कहा था। अभी भी पृथ्वी इतनी ठंडी नहीं हुई थी कि नॉर्मल टेम्परेचर आ गया, अभी भी थोड़ा सा गर्म थी और इस दौरान जो ओशन का पानी था वो भी काफी जगहों पे खौलता रहता था, तो इसीलिए इसको हॉट डाइल्यूट सूप कहा गया। अच्छा, खौलने की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा है, कुछ यूवी रेस पहुंच भी रही हैं अर्थ की सरफेस पे, प्लस बादल हैं तो बिजली भी चमकेगी। ये सारे सोर्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, कार्बन था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुए। तो सिंपल इनऑर्गेनिक से फिर जो मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, यानी कि मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, तो ये सारी चीजें तैयार हुई। अब ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हुए। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि मान लीजिए क्या है, वो सीक्वेंस हमने आपको पूरा बताया। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एमिनो एसिड्स हैं, उसके बाद हमारे पास मोनोसेकेराइड्स हैं, ये सब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो तैयार हुए और जब ये सिंपल मॉलिक्यूल अलग अलग रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन किए तो फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। मीथेन, देखो
वो तो कंबाइन करेगा ही। मीथेन भी तो हो सकता है। मीथेन इस सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पहले की कंडीशन में पाया जाएगा। ये हम बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारा जो कंसर्न है वो बायो मॉलिक्यूल से है। तो मीथेन एज सच जो है वो किसी सेल का ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बनाता है। ऑल्दो बहुत सारे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, बट दैट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ देयर सेल। तो हम चूंकि बायो मॉलिक्यूल्स के और सेल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारे हमारे काउंट होंगे। फिर ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में एक दूसरे से मिलेंगे, या जैसे एक अमीनो एसिड से दूसरा मिला, एक मोनोसेकेराइड से दूसरा मोनोसेकेराइड मिला, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिले, तो इस तरह से फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब बेसिकली पॉलीमर्स की हम बात कर रहे हैं। तो एमिनो एसिड का पॉलीमर क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड का पॉलीमर हो जाएगा प्रोटीन्स। मोनोसेकेराइड के पॉलीमर्स क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेकेराइड्स। इसी तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये मिलकर लिपिड्स तैयार करेंगे, और साथ में कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स के, अच्छा यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनका फॉर्मेशन उसी हॉट डाइल्यूट सूप में हुआ जिसकी जेबीएस हेल्डन ने परिकल्पना की थी। तो अब क्या है, सेल को बनाने वाले जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो तैयार हो चुके हैं, तो अब फाइनली क्या बनेगी, एक सेल बननी चाहिए। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी कि लाइफ अपीयर्ड ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलुलर फॉर्म लाइफ का जो है वो अपीयर हुआ लगभग 4 बिलियन, का मतलब कितना हो जाएगा, 4 अरब, 4 अरब साल पहले। तो पृथ्वी कब बनी थी, 4.5 अरब साल पहले। और लाइफ जो फर्स्ट लाइफ अपीयर हुई कब, 4 अरब साल पहले। इसका मतलब कि लगभग 500 मिलियन ईयर्स जो है वो लग गए लाइफ को ओरिजिनेट होने में, यानी आधा अरब साल, ठीक है ना, या हम कहें 50 करोड़ साल, ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें कि किस किस थ्योरी के तहत हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली इसमें थ्योरी है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। देन वी हैव थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया और थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म। ये थ्योरीज क्या हैं इनके बारे में जरा, अच्छा, और फाइनल जो एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। तो हमारे पास 5 थ्योरीज हैं, और इन थ्योरीज में से कौन से ज्यादा सूटेबल है वो आपको मालूम ही है, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। लेकिन कैसे उस थ्योरी तक हम लोग पहुंचे इसके बारे में जरा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मैटर से फॉर्म हुई या ओरिजिनेट हुई। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक मीट का टुकड़ा है, और इस मीट के टुकड़े पे आपको कई सारे जो है ये लार्वा दिख रहे हैं। बेसिकली ये सब मैगट हैं, यानी कि जो मक्खी होती है हाउस फ्लाई के लार्वा, तो हाउस फ्लाई लार्वी। तो कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये मीट का टुकड़ा रख दिया हमने, तो ये लार्वा जो है अपने आप पैदा हो गया। अपने आप थोड़ी कुछ पैदा हो रहा है भाई, मक्खी उस पर बैठी होगी, उसने अंडे दिए होंगे, तो उस अंडे से लार्वा निकला होगा। खैर फिलहाल जब कुछ नहीं पता था तो ये गेस किया जा सकता था। तो ये जो थ्योरी है ए बायोजेनेसिस की, ये क्या कहती है,
तो इट स्टेट्स दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर। रॉटिंग मैटर का मतलब क्या हो गया? सड़ता हुआ, सड़े गले पदार्थ। हाँ, सड़ता हुआ पदार्थ। तो डिके और रॉट करते हुए पदार्थ से, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, जो भूसा वगैरह होता है, मड है, कीचड़ है, इसी से जो है लाइफ बन गई। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, बेसिकली हम उसको कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखो, ए बायोजेनेसिस इसीलिए कह रहे हैं, ए लगा दिया हमने तो इसका मतलब हो गया उसका ऑपोजिट, ए बायोजेनेसिस, यानी कि नॉन लिविंग चीजों से अगर लाइफ ओरिजिनेट हो रही हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए बायोजेनेसिस। लेकिन हमको मालूम है कि ऐसा सही नहीं है। तो इस चीज को पता कैसे लगाया गया कि ये सही है कि नहीं? तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव किसने किया? लुई पॉस्चर ने। तो लुई पॉस्चर ने क्या किया? देखिए, लुई पॉस्चर ने एक बड़ा ही फेमस सॉन नेक एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो है ये मीडियम या मिक्सचर तैयार किया। ये बेसिकली न्यूट्रिएंट मीडियम था, न्यूट्रिएंट मीडियम। और इस तरह का इन्होंने एक अरेंजमेंट किया। ये जो एपरेटस है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, इस एपरेटस को हम कहते हैं स्वान नेक एपरेटस। स्वान नेक एपरेटस मतलब स्वान का मतलब क्या हो गया? वो हंस टाइप का, हंस के गर्दन की तरह ये जो है मुड़ा हुआ है। ये बेसिकली ग्लास रॉड होती है, इसको हम आसानी से, ग्लास ट्यूब होती है, नॉट रॉड। तो ये ग्लास ट्यूब होती है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद थोड़ी सी लचीली हो जाती है और इसको इस तरह से हम बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस तरह का सेटअप इन्होंने बनाया। और ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम था इसको बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद इसको एक आध हफ्ते तक रखा और ऑब्जर्व किया। तो इनको दिखा कि इसमें किसी भी तरह की किसी माइक्रोब की ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरे सेटअप में इन्होंने क्या किया? दूसरे सेटअप में इन्होंने फिर से बॉईल किया, लेकिन ऊपर से ये जो सॉन नेक है इसको हटा दिया, स्टेम को ब्रेक कर दिया। फिर इंतजार किया तो इसमें इनको माइक्रोबियल ग्रोथ अपीयर हुई। तब इनको समझ में आ गया कि भाई पहले कंडीशन में भी ये न्यूट्रिएंट मीडियम रखा था, अगर नॉन लिविंग मैटर से ही कोई चीज बननी होती है, कोई ऑर्गेनिज्म बनना होता है, तो इसमें भी बनना चाहिए था पहले कंडीशन में, लेकिन यहाँ तो हमको कोई ग्रोथ नहीं दिखी। दूसरे कंडीशन में क्या किया कि जब इन्होंने स्टेम को ब्रेक कर दिया तो इसका अंदर के जो मीडियम का एक्सपोजर बाहर के एनवायरनमेंट से हो गया। तो इसमें से जाहिर सी बात है हवा वगैरह से कुछ माइक्रोब्स आके इसमें गिर गए होंगे, और उनको जब न्यूट्रिएंट मीडियम मिल गया तो उनकी ग्रोथ हो गई, माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पे दिख गई। पहले कंडीशन में अगर ये जो माइक्रोब्स थे, ये क्या है? दीज आर माइक्रोब्स। ये अंदर आते भी तो यहाँ पे इसके शेप की वजह से यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, इससे ऊपर फिर नहीं चढ़ पाते। तो इसी वजह से वो न्यूट्रिएंट मीडियम तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए क्या हुआ कि पहले एक्सपेरिमेंट में इनको माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं मिली। तो इस तरह से इन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया कि नॉन लिविंग मटेरियल से ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं या लाइफ नहीं ओरिजिनेट होती है। तो ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग चीज से लाइफ आ जाएगी। So he showed that life did not come from kill yeast in a closed pre। एक्चुअली में जो न्यूट्रिएंट मीडियम था इसमें यीस्ट भरे पड़े थे। यीस्ट की सेल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन जनरल उसको आर्टिफिशियल मीडियम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन ए क्लोज्ड प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क। प्री स्टेरिलाइज्ड मतलब कैसे स्टेरिलाइज किया उन्होंने? हॉट करके, बॉईल करके। बट इन एन ओपन फ्लास्क लाइफ या माइक्रोब्स अपीयर्ड।
तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ को आने के लिए पहले भी लाइफ होनी चाहिए, और इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। यहाँ ए हट गया है, यानी कि नॉन लिविंग की जगह लिविंग मैटर से लाइफ आ रही है। तो ये बात सही है, इस बात में कोई हर्ज नहीं है। अब ये जो बायोजेनेसिस की थ्योरी है, इसको अलग अलग 3 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे, तो यहाँ पे तीनों लोगों की फोटो है। फ्रांसिस्को रेडाई, स्पेलेंजेनी और लुई पॉस्चर तो थे ही। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। ये थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन अगर कोई लाइफ जो है वो अपने पहले वाले लाइफ से आ रही है, और ये वाली अपने पहले वाले लाइफ से आ रही है, तो सबसे पहली जो लाइफ है वो कहां से आई, फर्स्ट लाइफ कैसे आई। तो इसका मतलब कि ये थ्योरी इट डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, पहले लाइफ की ओरिजिन को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए ये थ्योरी भी डिस्प्रूव हो गई। अब ये देखिए कुछ फोटो इसमें आप देख सकते हैं, सीड से, सीड में लाइफ होता है तो फिर प्लांट को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह चिकन एंड एग पैराडॉक्स, ये तो आप जानते हैं, इसका तो जवाब भी नहीं अभी तक है, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, पता नहीं। अब ये शेर है तो उसका बच्चा आया, ये माँ बाप हैं तो बच्चे आए, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होनी चाहिए नई लाइफ को आने के लिए। फिर आती है अगली थ्योरी जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। तो कॉस्मिक थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, ये कहती है कि यूनिट्स ऑफ लाइफ या जिनको हम स्पोर्स कह रहे हैं, दे वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। यानी कि कॉस्मिक थ्योरी को मानने वाले साइंटिस्ट लोगों का ये दावा है, ये मानना है, ये सोचना है उनका, कि लाइफ कंटेनिंग स्पोर्स जो है वो स्पेस में ट्रेवल करते रहते हैं, और जब भी कोई सूटेबल प्लेनेट मिलता है जहां पे वो स्पोर्स गिरते हैं, और उस प्लेनेट पे जो भी कंडीशंस हैं वो लाइफ को सस्टेन करने के लिए सूटेबल है, तो वो स्पोर्स से लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है। अब इस थ्योरी को पूरी तरह से डिसरिगार्ड नहीं किया जा सका है आज की डेट में, यानी अभी भी इस पे मंथन चल रहा है, लोग इसको पूरी तरह से खारिज नहीं किए हैं। क्या पता ऐसा कुछ हो सेटअप, और ये तब ज्यादा अच्छे तरीके से प्रूफ होगा जब हमको अर्थ जैसा ही कोई और प्लेनेट मिल जाए जहां पे लाइफ हो। अभी तक तो एक भी ऐसा प्लेनेट नहीं मिला है बियॉन्ड अर्थ कि जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो। तो अगर ऐसा कोई प्लेनेट मिल जाता है तो जाहिर सी बात है इस थ्योरी को बहुत बल मिलेगा। अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब स्पेशल क्रिएशन वो आपको मालूम होगा, हमने बताया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय फादर सुआरेज। तो ये फादर थे एक चर्च में, तो ये फिर वही भगवान भगवान की बात करेंगे। तो इट स्टेट्स दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑल वर क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर या गॉड। तो इन्होंने क्या कहा कि अर्थ जो है वो कितनी पुरानी है, 4000 ईयर्स ओल्ड, यानी कि सिर्फ 4000 साल पुरानी है। तो ये तो खैर बिल्कुल गलत प्रोपोजिशन है, अर्थ 4000 साल पुरानी है केवल, 10,000 साल पहले तो हम लोग खेती करना शुरू कर दिए थे, तो कैसे इस प्रोपोजिशन को हम सही माने। दूसरा प्रोपोजिशन इनका ये था, एक सेकंड होल्ड करो। तो दूसरा प्रोपोजिशन
इस थ्योरी का ये था कि all creatures were formed in 5 days. 5 दिन में सब कुछ बन गया, जितने भी पेड़ पौधे जानवर हम देख रहे हैं सब 5 दिन में तैयार हो गए। और जो मैन था वो सबसे लास्ट में, यानी कि आदमी का जो अवतरण हुआ धरती पे वो छठे दिन में, 6th डे। तो ये फर्जी की थ्योरी है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही मेंशन होता है। तो खैर, फिर आती है जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी? इट वाज प्रपोज्ड बाय ओपरिन एंड हेल्डन। तो ये ओपरिन जो थे वे बेसिकली एक रशियन साइंटिस्ट थे, और हेल्डन जो थे वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जो कि बाद में आके इंडिया में ही बस गए थे। तो इन्होंने क्या कहा, इनकी थ्योरी क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ was originated from non-living, inorganic and organic molecules, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, वाटर, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। तो पहली फॉर्म जो लाइफ की थी वो नॉन लिविंग चीजों से बनी, लेकिन एक बार जब लाइफ बन गई तो वो अपने आप को आगे बढ़ाती रही, कंटिन्यू करती रही। इसलिए ये जो स्टेटमेंट आती है कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, मतलब पहली बार तो ए बायोजेनेसिस हुई, लेकिन उसके बाद तब से लेके आज तक बायोजेनेसिस ही चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने बेसिकली दोनों थ्योरीज को कंबाइन किया और एक नया प्रोपोजिशन रखा। तो इस थ्योरी में कोई दिक्कत भी नहीं है। ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे पहली फॉर्म लाइफ की तैयार हुई और उसके बाद जो इतनी सारी फॉर्म्स हम लाइफ की देख रहे हैं वो कैसे बनी। तो ये आप यहाँ पे एक डिपिक्शन देख सकते हैं कि ये जो है ये बेसिकली सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स, और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है ये तैयार होके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं मिलके एक दूसरे से, और फाइनली हमको एक सेलुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स अपने आप में तो नॉन लिविंग है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ये भी नॉन लिविंग है, लेकिन जब ये सेलुलर स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब देखो, किसी भी लिविंग चीज का जो सबसे अहम कैरेक्टर होता है वो होता है कॉन्शियसनेस। मतलब उसको पता होना चाहिए कि वो अब उसके आसपास क्या चल रहा है या वो किस अवस्था में है। अब ये कॉन्शियसनेस जो है वो लाइफ के ओरिजिन में किस टाइम पे आई, इसका जवाब अभी साइंटिस्ट के पास नहीं है। जब होगा तो देखा जाएगा, और इसका अगर जवाब मिल जाए तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा टू बी आंसर्ड इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ऑल द साइंसेस। मतलब इसका जवाब अगर पता चल गया तो वी कैन प्ले गॉड, और वो पॉसिबल नहीं है। खैर, अब देखो, ये जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, इसमें क्या कहा गया कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से पहला लाइफ बना, उसके बाद उसी लाइफ फॉर्म से नए नए लाइफ फॉर्म्स जो है वो बनते रहे। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? यूरे एंड मिलर ने। तो स्टैनले मिलर और हेरोल्ड सी यूरे, इन दो साइंटिस्ट ने मिलके एक पूरा, ये देखिए ये ओरिजिनल सेटअप है उनके लेबोरेटरी में जो उन्होंने बनाया था अपने समय में, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरे एंड मिलर का, ये उसका डायग्राम है। तो इन दोनों लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को प्रूफ करने की कोशिश की और प्रूफ भी किया। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है कि यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अच्छा, इसके लिए इन्होंने किया क्या? इन्होंने ऐसी कंडीशन क्रिएट की जैसी प्रिमिटिव अर्थ पे थी, यानी जब नई नई अर्थ बनी थी तो उस दौरान अर्थ पे जो भी कंडीशन थी
वैसी ही कंडीशन को उन्होंने सिमुलेट किया। तो क्या कंडीशंस थी प्रिमिटिव अर्थ पे? एक तो टेम्परेचर बहुत हाई था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स आ रहे थे, यानी कि ज्वालामुखी तूफान जो होते हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। मतलब क्या कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब ये हो गया कि नो फ्री ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट। ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट थी, वो या तो वाटर से कंबाइंड थी या किसी और मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट थी। फ्री फॉर्म में ऐसे जैसे आज की डेट में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, ऐसी नहीं थी। तो उसको रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। और साथ ही कुछ मॉलिक्यूल्स थे जैसे मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो खैर बाद में एस्केप कर गई थी। तो अब ये सेटअप अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया जा रहा है, ये वाटर है, इसको बॉईल किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है ना। तो नीचे से आग दी गई तो यहाँ पे हीट किया जा रहा है। अब हीट करने से क्या हो रहा है, ये वाटर जो है वो भाप बन के या वेपर बन के ऊपर चढ़ रहा है पाइप में। यहाँ पे मिक्सचर रखा गया है गैसेस का, किसका? मीथेन का, अमोनिया का और हाइड्रोजन का मिक्सचर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ दो इलेक्ट्रोड्स इस चैम्बर में इंसर्ट किए गए हैं जो कि बहुत हाई वोल्टेज की करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे जैसे इनमें करंट पास किया जाएगा। ये बेसिकली क्या सिमुलेट कर रहा है कि जब इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होती रही होगी उस जमाने में, बादल जब गरजते और चमकते रहे होंगे, तो उस दौरान क्या कंडीशन रही होगी उसको यहाँ पे इस सेटअप से, इस वाले पोर्शन से डिपिक्ट किया जा रहा है। ठीक, तो वाटर मिल गया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब मिल गए। फिर क्या किया गया, एक कंडेंसर चैम्बर बनाया गया। कंडेंसर चैम्बर में क्या हो गया कि ठंडा पानी जो है वो घुसाया गया और दूसरे रास्ते से निकल गया। तो पानी घुस रहा है, निकल रहा है। तो ये पानी सिर्फ इस ट्यूब के चारों तरफ है, इस ट्यूब में मिक्स नहीं हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, केवल इस ट्यूब को ठंडा करने के लिए जिस ट्यूब में से ये सारी चीजें आ रही हैं। फिर कंडेंस होने के बाद ये जो ठंडा पानी था, ये जो वाटर वेपर ये वाला था, जो कंडेंस होके पानी में कन्वर्ट हो गया, इसमें इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। यहाँ से सैंपल के लिए भी पोर्ट था जहां से केमिकल एनालिसिस के लिए सैंपल निकाला जाता था रेगुलर इंटरवल पे। और ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 घंटे के लिए रन किया गया, ये लगभग 2-3-4 हफ्ते ऐसे ही छोड़ दिया गया, रन करते रहा। मतलब गर्म होता रहा पानी, फिर से ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे आता रहा, फिर यहाँ से भाई कंडेंस होगा। अब ये सेटअप पूरा क्लोज्ड है, इसमें से पानी कहीं बाहर निकल के तो उड़ेगा नहीं, तो वेपर में बनेगा, फिर से कंबाइन करेगा, फिर कंडेंस होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर हीट होगा, फिर वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर कंडेंस। इस तरह से मतलब पूरा रिएक्शन मिक्सचर लगातार रन करता रहा कई हफ्तों तक। और बाद में इनको यहाँ पे क्या मिले, तो अब ये देखिए, ये थोड़ा सा और क्लियर सेटअप है। यहाँ पे सेम चीज है। जो वाटर वेपर का टेम्परेचर था वो कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। तो दिस वाज 800 डिग्री सेल्सियस। और जब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद इसमें से सैंपल निकाला गया तो इनको कुछ सिंपल एमिनो एसिड्स जो है वो उसमें मिले, जैसे कि ग्लाइसिन। सोचो, सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इनको सिंपल एमिनो एसिड जो है वो मिल गया फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हजारों लाखों साल तक जब प्रिमिटिव अर्थ पे ये सारा काम होता रहा होगा तो कितने वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो तैयार हुए होंगे। तो यानी कि अच्छा, इन्हीं से मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट्स और कई साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए जिसमें उनको सिंपल शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट, लिपिड्स या फैट्स ये सब भी मिले। इसका मतलब ये हो गया कि जो बात ओपेरिन और हैल्डन कह रहे थे केमिकल इवोल्यूशन की, वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब ये सारे बायोमोलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है सेल भी तैयार हो ही जाएगी किसी न किसी कंडीशन में। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स अगो। अब नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब हम क्या कह सकते हैं
कि ऐसे सेटअप तैयार हुए जो पूरी तरह से सेल नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज उनके पास सेल या लिविंग बींग्स की थी। जैसे लिविंग बीइंग की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आप लोग अपने लेवल पे क्या मानते हैं? कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। तो इस तरह के स्ट्रक्चर लगभग 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले ही बन चुके थे। जैसे आ, उनका नाम अलग अलग है। जैसे एक को कोएसर वेट्स कहते हैं, दूसरे को माइक्रोस्फियर कहते हैं। जैसे ये जो यहाँ पे डायग्राम बना है वो बेसिकली माइक्रोस्फियर का ही है। तो इसमें क्या हो गया कि लिपिड के, ये क्या है, ये लिपिड है। लिपिड की बाइलेयर जो है वो किसी तरह से फॉर्म हो गई, उसके अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ट्रैप्ड हो गए। ये सब क्या है? दे आर न्यूक्लियोटाइड्स। ये ट्रैप हो गए, उसके अंदर आ गए। अब धीरे धीरे और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ता रहा। कैसे? आउटर लेयर पे लिपिड का एक्युमुलेशन जो है बढ़ता रहा। ये देखो ये मॉलिक्यूल्स है ना लिपिड के, आके जुड़ते रहे। साइज बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि उतने बड़े साइज को ये स्ट्रक्चर होल्ड नहीं कर सकता। तो क्या हो गया? ये टूट गया दो कंपोनेंट्स में। तो ये जो टूटने वाली प्रोसेस थी, यही बाद में चल के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बनी। आज भी हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, एक तरीका होता है बाइनरी फिशन का, है ना? अमीबा वगैरह इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से सेल नहीं फॉर्म हुई थी, लेकिन फिर भी लिविंग फीचर्स जो है इन कोएसरवेट्स या माइक्रोस्फीयर्स में दिखना शुरू हो गए थे एट 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये क्या थे? बेसिकली देवर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, अभी सेल नहीं कह रहे हैं इसको, कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स एटसेट्रा। ठीक, तो इस तरह से नॉन सेलुलर फॉर्म आई। उसके बाद फिर सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब अपीयर हुई होगी? आपको पहले ही बताया, इसी में 4 बिलियन ईयर्स हो गए, यानी कि 4 अरब साल पहले। अब ये है नेक्स्ट टॉपिक, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहाँ तक आपका कंप्लीट है। कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। थैंक यू सर।